जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट। आज का स्टूडेंट्स हमारा विषय है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन, या आप ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन। जब हम इतिहास के अंदर किसी घटना को पढ़ते हैं तो आपने इस बात को जान लिया है कि कोई भी जो घटना है उसका समय और स्थान देखा जाता है। तो हम भारत छोड़ो आंदोलन भारत में पढ़ रहे हैं और 1942 का समय है, अर्थात जो पहले 50 इयर्स हैं 20वीं शताब्दी के, उसमें हम हैं, उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। और भारत के अंदर जब ये आंदोलन चल रहे हैं तो इन आंदोलनों में 1942 का आंदोलन है, उससे पहले भी कुछ आंदोलन हुए हैं। तो उन आंदोलनों के विषय में जानना भी जरूरी है, ताकि हम इस आंदोलन की महत्ता और इस आंदोलन के कारण, या ये आंदोलन तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्यों पहुंचा उसे जान लें। तो उसके लिए हमें 1942 के आंदोलन से पहले के आंदोलन देखने पड़ेंगे। तो महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में आंदोलन हुए थे, अगर हम उनका जिक्र करते हैं तो क्योंकि देखिए जब 20वीं शताब्दी में आ गए हैं तो परिस्थितियां बदल गई हैं, और इन्हीं बदलाव के कारण पहले तो 1857 ईस्वी के अंदर एक प्रयास हुआ था हमारा, हालांकि वो डिबेटेबल इशू है इतिहास के अंदर कि वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या सैनिक विद्रोह था, लेकिन उसके बाद से जब आंदोलन चला है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर ये तीसरा बड़ा आंदोलन था और महात्मा गांधी ही इसके सूत्रधार थे। जब इस आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें असहयोग आंदोलन को भी लेना पड़ेगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी लेना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन हुआ था तो 1919 का एक्ट पास हुआ था, उसके अंदर दो बड़े कारण थे, वो रोलेट एक्ट का एक कारण था और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उस असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी। लेकिन जब आप भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें विद्यार्थियों सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उस समय के, चाहे आप 1920 का आंदोलन पढ़ रहे हो या 1930 का सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं, इन आंदोलनों के समय आपको संपूर्ण भारत की क्या परिस्थितियां थी और इसके साथ साथ दूसरी चीज ये देखनी है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी, पूरा वर्ल्ड सिनारियो क्या था। तो उसको जब अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और स्वयं को आप अभी 2020 में बैठकर इसे नहीं समझ सकते, आपको अपने आप को 1942 के अंदर या 1940 के अंदर लेके जाना पड़ेगा, उन परिस्थितियों के अंदर जब ये घटना घटित हुई थी। तो जब हम इस आंदोलन को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम चीज देखेंगे कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था वो 1930 से 34 तक का समय था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहां से भी गांधी जी को कुछ भी नहीं मिला था। कारण क्यों नहीं मिला था कि उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद इरविन ने उन शर्तों को नहीं माना था, और उनकी शर्तें न मानने के बाद जब गांधी वापस आते हैं तो फिर वो एक एक जो जातीय भेद की बहुत बड़ी चीज कर देते हैं। और जिस तरीके से 1909 के सुधारों के अंदर बात होती है कि वो भारत के अंदर मुस्लिम्स की सीटें रिजर्व कर देते हैं, यानी धर्म के आधार पर चीजें बांट देते हैं, और वैसा ही वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जब गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें जाति और क्षेत्र के ऊपर चीजें बांट दी जाती हैं। जाति में विशेषकर रूप से जब मुस्लिम को तो अलग कर ही दिया था, जो उनकी नीतियां थी कि फूट डालो और राज करो, उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुओं के अंदर भी अनुसूचित जाति को और दूसरे सिखों को, इन सबको अलग कर दिया था। तो गांधी जी ने इसके लिए फिर मरणासन, गांधी जी इनडेफिनेट स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और जब आमरण अनशन पर बैठे तो उसके बाद फिर जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उन्होंने और दूसरे नेता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिले, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फिर गांधी जी के साथ समझौता होता है, क्योंकि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय के एक बहुत बड़े नेता थे और उनका समझौता होने के बाद जब उनका आपस में बातचीत होती है तो गांधी जी भी डॉक्टर अंबेडकर से ये बात करते हैं कि पहले भारत की स्वतंत्रता है और उसके बाद हम जो पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं या जिस तरीके से अंग्रेज ने बांटने की बात की थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर ये चीज टल जाती है। यानी एक पॉजिटिव, एक बहुत बड़ा स्तंभ जो इसके अंदर था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, अगर वो गांधी जी की बातें नहीं मानी जाती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस बात के साथ एग्री नहीं करते, समझौता नहीं करते, तो हमारा आंदोलन बहुत कमजोर हो जाता। इन परिस्थितियों के साथ-साथ 1935 का एक्ट लागू होता है और 1935 का जो एक्ट है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक परिणाम कहा जा सकता है, क्योंकि 1935 के एक्ट के बाद परिस्थितियां बदल रही हैं। दो ही व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो आम आदमी की नजरों में बहुत ऊपर हैं और वही एक अट्रैक्टिव लीडर बने हुए हैं, युवा नेता थे दोनों। और उसमें विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा में उस समय समाजवाद आता है, क्योंकि वो रूस भी जाके आते हैं और रूस के अंदर जो समाजवाद की स्थापना हुई थी, वो जो विचारधारा नेहरू के अंदर आती है, वो चीज आगे बढ़ रही है। और फिर 1935 के बाद जब चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ये सफलता मिलती है और मंत्रालय बनते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन उसी दौरान जब इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का। लेकिन उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और फिर वो भारत से निकलकर जो अपना प्रयास था, उनका अपने एफर्ट थे कि भारत को किस तरीके से आजाद किया जाए, वो सिंगापुर चले जाते हैं और आजाद हिंद फौज के माध्यम से वो भारत को आजाद कराने की बात करते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वो जर्मनी और जापान के साथ मिलकर जब अटैक करते हैं, तो वो चीज हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे, वो प्रयास चल रहे हैं। मेरा बताने का अर्थ आपको ये है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, वहां पर सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो रही है भारत के अंदर और मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान की मांग कर रही है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर पे जैसे ही जर्मनी के ऊपर हमला होता है, तो इंग्लैंड भी जर्मनी के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, हमला करता है और खुद युद्ध में शामिल होने के साथ-साथ भारत को भी युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर देता है। और भारत में वायसराय लिनलिथगो होते हैं। लिनलिथगो भी ये बात की घोषणा कर देते हैं कि भाई भारत शामिल होगा, लेकिन उसमें कांग्रेस का कोई भी सलाह नहीं ली जाती है। बिना कांग्रेस से पूछे या सरकारें जो भारत के अंदर बनी हुई थी, जिसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी चीजें थी, वो बिना उन सरकारों से विचार विमर्श किए और घोषणा कर देते हैं कि भारत युद्ध में शामिल हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। और इसी इस्तीफे को जब आप देखेंगे आगे, तो इस स्वतंत्रता आंदोलन के इस पड़ाव के ऊपर जो मुस्लिम लीग है, वो एक इसको सेलिब्रेट करती है कि कांग्रेस की जो वहां पे सत्ताएं थी, वो सत्ता चली गई और पाकिस्तान के निर्माण की चीज आगे बढ़ेगी। हाँ विद्यार्थियों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और एक और बात ध्यान इसमें रखिए कि जब युद्ध हो रहा था, तो जर्मनी और जापान की जो सेनाएं वो आगे बढ़ रही थी, तो उसका भी भय था। बंगाल के अंदर बहुत बड़ी सिचुएशन खराब हो गई थी, क्योंकि बर्मा की तरफ से जब जापान अटैक कर रहा था, तो उसके साथ आजाद हिंद फौज के भी सिपाही थे। ये चीज हो रही थी और एक बड़ा प्रेशर इंग्लैंड के पास क्या था कि वो किसी न किसी तरीके से भारत के साथ समझौता करें। वो समझौता करने की क्या चीज आ रही थी, क्योंकि वहां पे उसको सेना की जरूरत थी और दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था उसके पास। जो मित्र देश थे इंग्लैंड के साथ, जो दूसरे देश मिले हुए थे, वो भी उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि भारत के साथ वो किसी भी तरीके से अपनी नेगोशिएशन करें और उसको दूर कर नेगोशिएशन के माध्यम से उस प्रॉब्लम को दूर करके सेना को और आगे बढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में आप ये जानेंगे कि इंग्लैंड के ऊपर कितना दबाव था और महात्मा गांधी ने भी इस दबाव को उचित समझा कि इंटरनेशनल जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था और अंग्रेज के जो अत्याचार हो रहे थे, वो जब महात्मा गांधी वहां जाते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, तो उसका बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तब गांधी जी बीच में ये आंदोलन शुरू कर देते हैं 1942 में, वर्ल्ड वॉर के दौरान ही,
तभी गांधी जी कहते हैं करो और मरो, क्योंकि सिचुएशन देखी जाती है, क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे आप महात्मा गांधी की विचारधारा को भी देखेंगे कि जो गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय कुछ कुछ सिपाहियों की या कुछ पुलिस के लोगों की जो मौत हो गई थी, उससे आंदोलन वापस लेते हैं, वही गांधी जी 1942 के अंदर करो और मरो की बात कह रहे हैं। तो ये इस तरीके के सर्कमस्टांसेस आप देखेंगे, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे और हमें ये जो हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपने थीम पर आते हैं कि हमारा थीम क्या है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, वो क्या थीम है, हम उसके उस समय क्या पढ़ेंगे, वो चीज हमें इसमें देखनी है। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जिसको बहुत बड़ी भाषाओं में इसको अब बहुत काम हो चुका है, इसके ऊपर इतिहासकारों ने बहुत काम किया है, आल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट, क्योंकि जो अगस्त में 8 अगस्त को ये शुरू हो गया था, 8 अगस्त 1942 को, तो इसको विद्यार्थियों अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वो मूवमेंट था जो बॉम्बे का जो सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 8 अगस्त 1942 को, उसमें शुरू हुआ था। और उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और वहीं पे ब्रिटिश जो डिमांडिंग एन एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, महात्मा गांधी ने, जो आप आगे पढ़ेंगे और मैं इसके अंदर हो सकता है आपको एक फिल्म भी दिखाऊं, तो वो जो भारत छोड़ने की डिमांड है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी कोई आर्ग्यू नहीं करते हैं, वो केवल एक बात कहते हैं कि आप भारत छोड़ दीजिए। मैं आपको उनकी स्टेटमेंट भी गांधी जी ने जो हरिजन पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका के अंदर लिखा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके की नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, और उसका लक्ष्य जो ब्रिटेनी साम्राज्य था, उसको समाप्त करना था। और महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन के अंदर इसे पास किया गया था। इसी चीज को जब हम देखें कि तो ये आगे आती है बात कि ऑन अगस्त 8 महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स टू क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मीन्स भारत छोड़ दो, and for the Indians to do or die. To make this happen, soon after Gandhi and almost the entire top Congress leadership was arrested, and thus यहाँ एक और चीज आपके समझने की है, and thus began a truly people-led movement in our freedom struggle, eventually called voluntarily by the British, but leaving behind a clear message: the British would have to leave India, and no other solution would be acceptable to its masses. यहाँ पे विद्यार्थियों एक आपके सामने बहुत बड़ी चीज है, जब आप इसको समझेंगे। देखिए, जब भी हम इतिहास की किन्हीं घटनाओं को समझते हैं, तो उसके आगे पीछे की सारी चीजों को देख के करते हैं। 1942 के जब इस आंदोलन को आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ आपके चीज सामने आ रही है कि जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन के शुरू होने की बात होती है, तो इसके अंदर एक चीज अंग्रेज अपनी सारी की सारी व्यवस्थाएं करके रखता है, और जो टॉप लीडरशिप है, यानी जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उसको टॉप लीडरशिप बोला जाता है, उन बड़े नेताओं को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ विशेष बात क्या आएगी कि जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनके लिए कोई लीडरशिप नहीं रह गई है। उन क्रांतिकारियों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई भी नेता नहीं है जो उनको डायरेक्शन दे और वो इसको आगे बढ़ाए। लेकिन जो सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो खुद इस लड़ाई को लड़ते हैं, खुद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, खुद ही इसके नेता होते हैं, और अंग्रेज को इतना ज्यादा कंपेल कर देते हैं कि वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ये आंदोलन ऐसे ही नहीं रुकता। तो इस आंदोलन को सही मायने में आप पीपल्स मूवमेंट कहा जाएगा, जैसा इसके अंदर बताया गया है कि ये पीपल्स मूवमेंट था, एक आम आदमी का आंदोलन था। अब नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग 1939 टू 1940 एडी। अब यहाँ विद्यार्थियों एक बात जानने की है, जैसा मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि में बताया था, वही चीज यहाँ पे आपको आगे समझने की है कि हम जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या घटनाक्रम हो रहा है। जो भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है या राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसको कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी संज्ञा दे सकते हैं, उसका क्या घटनाक्रम है, उसको जब हम देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जब 1942 जब 1940 के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है, युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, तो उस युद्ध के दौरान जो घोषणा होती है, निम्नलिखित को जब घोषणा कर देते हैं, तो भारत से पूछा नहीं जाता है, ना भारत की सलाह ली जाती है। तो ऐसे समय के अंदर जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज हैं,
जो कांग्रेस के मंत्री बने हुए थे, जो प्रांतीय प्रोविजनल जो प्रोविंसेस में ये चीजें सारी चल रही थी, वहां पे वो कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो उनको इस्तीफा दे देती हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्स डे ऑफ डिलीवरेंस, उसी दौरान जो मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस मनाती है। मुक्ति दिवस का अर्थ है कि डे ऑफ डिलीवरेंस, वो कहती है कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है जब ये छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें वो ये मानते हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस के अन्यायपूर्ण शासन से मुक्ति प्राप्त हो रही है। जब कांग्रेस रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस के नेतागण, तो वो इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात जो हो रही है, उसमें यह है कि पाकिस्तान के बारे में सबसे पहली बार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, उसके अंदर एक विचार प्रस्तुत किया था। और वे चाहते थे कि पंजाब, जब भारत का नक्शा आप देखेंगे तो पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। अर्थात जो वर्तमान पंजाब है और ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वर्तमान में आप देख रहे हैं, तो इकबाल का ये था कि इसको एक प्रोविंस बना दिया जाए, एक प्रांत बना दिया जाए। और उस समय डॉक्टर इकबाल भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वह पाकिस्तान को भारतीय संघ का ही एक भाग रखना चाहते थे, लेकिन इसको स्वायत्तता दिए जाने के पक्ष में थे। तो ये विचारधारा चल रही थी जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 का जो हुआ था। तो उससे पहले ये बात हो रही है, तो ये हम इसमें देखेंगे कि 1930 में जो इकबाल ने कही थी और बाद में मुस्लिम लीग 1940 के अंदर मुक्ति दिवस मना देती है और पाकिस्तान की डिमांड आगे कर देती है। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ लिनलिथगो। जो लिनलिथगो है वो 8 अगस्त 1940 को विद्यार्थियों एक डिक्लेरेशन करता है, एक घोषणा करता है। उस घोषणा के अंदर वो 3-4 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3-4 चीजें करता है कि वो कहता है कि युद्ध के अंदर आप शामिल हो जाइए। तो जब आप युद्ध के अंदर शामिल होंगे तो उनमें ये विशेष चीजें रखता है कि हम भारत को डोमिनियन यानी स्वराज्य की जो अपना राज्य कायम करेंगे, उसकी बात कहता है कि आपको स्वराज्य की जो सुविधा है वो दे दी जाएगी, आपका स्वराज्य बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पहले ही इसके लिए मना कर चुकी थी। दूसरा, वो कहता है कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी अनुमति दी जाएगी, जो आप अपना संविधान बना सकते हैं और अपने ही सत्ता रखेंगे। लेकिन उसके अंदर वो एक शर्त लगा देता है कि जो माइनॉरिटीज थी, जो अल्पसंख्यक थे, उन अल्पसंख्यकों की आपको सपोर्ट लेनी होगी विद द सपोर्ट ऑफ बोथ लीग एंड कांग्रेस। जो वो माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यकों की मदद लेनी होगी, अल्पसंख्यक अगर इसको यस करेंगे तो वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये इतनी बात आती है तो विद्यार्थियों, इसके अंदर जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, वो दोनों ही इसको मना कर देते हैं, वो नहीं मानते, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कारण, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग इसे स्वीकार कर लेती है तो उसके स्वीकार करने के बाद उसके पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं होती, और कांग्रेस अगर इसको स्वीकार करती है और माइनॉरिटीज को साथ करके करती है तो वो ज्यादा साथ आएंगे नहीं थी। दोनों तरफ से वो जो बातें कर रहा है, वो डिवाइड करने की बात कर रहा है, उसको नहीं मानती है। तो उसका लिनलिथगो की ये विचार भी समाप्त हो जाता है। और फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह को कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, ये 17 अक्टूबर 1940 से ही महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ कर दिया था। और इसका जो सबसे पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन आंदोलनों के दौरान 1940 ईस्वी में जनवरी 1942 तक ये आंदोलन चलता है और लगभग 30,000 जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। इसमें कांग्रेस के जो नेता थे उनमें सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली, सी राजगोपालाचार्य, बड़े बड़े नेता थे, उनके नाम आते हैं। वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इसके अंदर आ रहे थे। अब इनका काम क्या था? ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, ये सरकार की नीतियों की भी बुराई कर रहे थे और विश्व युद्ध के भी खिलाफ थे और लोगों को नामबद्ध कर रहे थे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में चल रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम 1939 और 40 को पढ़ रहे हैं, अभी देखिए इसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं आया है, लेकिन हम उससे पहले की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि क्या चीजें चल रही थी, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। फिर क्रिप्स मिशन की बात पढ़ेंगे। 1942 में, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज सरकार थी, जब वो मित्र देशों के साथ मिला हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत से भर्ती के लिए कांग्रेस भी समर्थन में नहीं आई थी,
कि कांग्रेस उसकी सहायता करे, और जो मित्र देश थे उनकी हालत कमजोर होती जा रही थी, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहे थे। तो ऐसे मामले में उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर भी दबाव डाला, और इंग्लैंड की सरकार ने स्टीफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में एक मिशन यहाँ पे भेजा जो भारतीयों से बातचीत करे, क्योंकि भारत के अंदर भी एक बड़ा संघर्ष हो गया था। बड़ा संघर्ष क्या हो रहा था कि जो सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे, और सरकारों के इस्तीफा देने के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था। तो ऐसे मामले में स्टूडेंट्स, एक चीज हो रही थी कि सरकार वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी, सरकार वर्सेस कांग्रेस, यानी आपस के अंदर ही एक टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी। और ऐसी टकराव की स्थिति, जब विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड शामिल हुआ है, तो ऐसी स्थिति से वो आगे नहीं बढ़ सकता था, उसको समस्या हो रही थी, और दूसरे देश भी उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे। तो ऐसे माहौल के अंदर वो क्रिप्स मिशन को भारत भेजते हैं, स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं, ताकि वो भारतीयों के साथ कोई बातचीत करें। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की बात होती है, एक संवैधानिक गतिरोध बन जाता है। संवैधानिक गतिरोध क्या है कि जो सरकार के विरुद्ध जो उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन कर देते हैं, तो इस तरीके से एक संवैधानिक गतिरोध पड़ रहा है, संवैधानिक समस्या बड़ी हो रही है। फिर दूसरा आ रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान ना सरकार के नियमों की उल्लंघना हो रही है, और ना ही कोई अलग बात की जा रही है, वो केवल अपने धरने दे रहे हैं, लेकिन उन धरनों की वजह से भी सरकार के विरुद्ध माहौल बन रहा है, और ना ही तो लोग भर्ती हो रहे हैं, और उनका सरकार के खिलाफ भी चीजें जा रही हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी एक तरीके से सरकार के विरुद्ध लोगों को लामबंद करने की बात आ रही थी। फिर तीसरी पोजीशन है वीक पोजीशन ऑफ द एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स जो मित्र देश थे, जिनमें फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये सारे के सारे शामिल थे, तो उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो रही थी, बहुत वीक हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे। तो उनकी कमजोरी के कारण भी ये क्रिप्स मिशन को भारत भेजना था। फिर आता है जो वीक पोजीशन हो रही थी, और फिर ये प्रेशर ऑफ द एलाइज। ये प्रेशर ऑफ द एलाइज, जो एलाइज थे, जो मित्र देश थे, उनका दबाव था इनके ऊपर। उस दबाव के कारण भी ये आए थे कि जो दबाव बना होता है, मित्र देश इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना रहे थे कि किसी न किसी तरीके से वो भारत के साथ जुड़े, और ज्यादा चीजें यहाँ पे पहुंचाए। और जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर देखेंगे विद्यार्थियों, वो है सेल्फिशनेस ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों की स्वार्थ पूर्ति की भावना। वो स्वार्थ पूर्ति की भावना क्या थी कि वो मित्र देशों के साथ भी मिलकर रहना चाहता था, कि मैं सारी के सारी चीजें करने लग रहा हूँ, और वो भारत के साथ भी ये चीजें एक एक कमजोर सा अलायंस करना चाहता था। तो वो दोनों तरफ से, उधर से भी फायदा उठा रहा था और भारत से भी फायदा उठाने की बात कर रहा था, जिस वजह से क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये चीजें जो चल रही थी, इसी चीज को जब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी का जो समाचार पत्र था, इस क्रिप्स मिशन की बात ही बताएंगे। उसके अंदर गांधी जी ने कहा था, जब क्रिप्स मिशन के बारे में उन्होंने हरिजन पत्रिका के अंदर लिखा था, जो 1942 के अंदर 5 जुलाई 1942 के दिन हरिजन पत्रिका में गांधी जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम यहाँ बिना कुछ अच्छा काम किए काफी समय तक बैठे रहे हो, परंतु अब वह समय आ गया जब तुम्हें भारत छोड़ देना होगा। जापानियों से डर नहीं है, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतवासियों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। यदि तुम सोचते हो कि भारत छोड़ जाने से इस देश में अराजकता छा जाएगी, तो होने दो अराजकता। तुम्हें भारत की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे अराजकता की स्थिति में छोड़ दो। तो यहाँ आप विद्यार्थियों ये अनुमान लगा सकते हैं आप कि गांधी जी की विचारधारा कितनी बदल गई थी, और वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले थे, जिसके तहत ये स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही थी। तो जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन के बाद भी स्थिति नहीं बदली थी, स्थिति कंट्रोल में नहीं आई थी ब्रिटिश के, अंग्रेज के। तो ऐसी ही हालत में जो क्रिप्स मिशन है, इसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ इंडिया ऑन क्रिप्स मिशन, रिजेक्शन ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल बाय कांग्रेस। कांग्रेस उसके प्रपोजल को मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। मुस्लिम लीग भी जब वो बात करता है दोनों के साथ मिलाने की, तो मुस्लिम लीग भी उसे रिजेक्ट कर देती है, और दूसरे जो दल हैं, दूसरे जो नेता हैं, वो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1942 में, ये भारत छोड़ो आंदोलन से पहले के घटनाक्रम बता रहा हूँ विद्यार्थियों, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहता था कि कोई भी आंदोलन हो, क्योंकि आंदोलन होने से उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ द मूवमेंट। जो
क्विट इंडिया मूवमेंट का, उसके कॉजेज क्या बनते हैं, क्या कारण है भारत छोड़ो आंदोलन के जो 1942 में हो रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले सारे हालात बताए, सर्कमस्टांसेस बताए जिनके आधार पर यह आंदोलन शुरू हो रहा था। तो सबसे पहला आता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर टू एंड एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का एटीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे ये देखने की चीज है आपको कि जब वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पार्टिसिपेशन इंग्लैंड करता है, भारत क्योंकि उसका उपनिवेश है, तो उपनिवेश होने के नाते वो अपने आप ही ये निर्णय ले लेता है कि भारत उसके साथ युद्ध में होगा, लेकिन कांग्रेस का एटीट्यूड उसके खिलाफ चला जाता है, कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन कर देते हैं और उसके पास एक संवैधानिक संकट की बात खड़ी हो जाती है कि क्या किया जाए। दूसरा आता है डिक्लेरेशन ऑफ वायसराय एंड रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस। जो वायसराय है, वो वायसराय का जो डिक्लेरेशन है, वो वायसराय भी डिक्लेयर कर देता है इस चीज को कि भाई युद्ध के अंदर वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियां भारत के खिलाफ चली जाती हैं, तो ये भी चीज इसके खिलाफ जाते हैं जो वायसराय है। और तीसरा है इंडिविजुअल सत्याग्रह। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, वो भी इनके विरुद्ध जाता है, उससे सरकार के खिलाफ ही माहौल बन रहा था। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ पहले से जिक्र करके आ रहा हूँ, वो सारे के सारे कारण इसके साथ जुड़ते हैं। पहले पार्टिसिपेशन पे, तो पार्टिसिपेशन पे तो इंग्लैंड की सरकार करती है, लेकिन बाद में भारत की जो मिलने की बात है वो वायसराय कर देते हैं। और वायसराय के बाद अगली चीज आती है फियर ऑफ जापानीज इन्वेजन। जो जापान की जब सेना है, जापान के साथ देखिए आजाद हिंद फौज भी मिली हुई है, उसके साथ चाइना भी है, और वो जब अटैक करने हैं तो भारत की सीमा के पास वो बर्मा से आगे निकल के आसाम तक पहुंच जाते हैं, तो जापान का भी इंग्लैंड को भय है। जिस तरीके से पहले उसको रूस का भय होता था, जैसे रूस के भय के समय में ये बात हुई थी, तो 1885 में जब कांग्रेस बनती है विद्यार्थियों, तो आपके शिक्षकों ने बताया होगा या आपके पुस्तकों में पढ़ा भी होगा, तो जो 1885 में जो कांग्रेस बनने की एक एक कांग्रेस बनने के पीछे कारण आते हैं, चाहे उसमें सेफ्टी वाल की थ्योरी थी या कोई भी थी, उसमें एक रूस का भी डर था। फिर क्रिप्स मिशन का फेल होना है, क्रिप्स मिशन का फेल होना कि जो स्टेफर्ड क्रिप्स के जितने प्रयास थे वो असफल हो जाते हैं। डिसकंटेंट अमंग द मासेज, लोगों में उसके विरुद्ध विद्रोह है, और लोगों में जो विद्रोह है वो भी इसका एक कारण बनता है। फिर इसके कॉजेज में आप पढ़ेंगे चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ महात्मा गांधी, डू और डाई। यहाँ पे ये मैं इसको बहुत बोल्ड करके मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज है ये बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर, क्योंकि जिन महात्मा गांधी के नेतृत्व के में ये आंदोलन चला है, उस आंदोलन में गांधी जी का एटीट्यूड आपको बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो समय के साथ चल रहे हैं, और इसमें वही गांधी जी डू और डाई की बात कर रहे हैं। आप इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं कि जो गांधी जी हैं वो देखिए अलग अलग समय में गांधी जी का व्यवहार अलग अलग चल रहा है। कहीं वो रेवोल्यूशनरीज के लिए, जब वो 1920 का असहयोग आंदोलन है, तो वो रचनात्मक काम के लिए लोगों से मिलने निकल जाते हैं, तो उधर 3 जगह पे फोर्स बढ़ जाती है अंग्रेज की। इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फियर एंड रेन ऑफ टेरर इन ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल के अंदर बहुत बड़े खतरे की चीज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़े खतरे में कहाँ से है पूर्वी बंगाल में, वहां विद्यार्थियों चीज ये आ रही है कि जब जापान वहां से आगे बढ़ रहा है, तो वो जापान की व्यवस्था है इसके अंदर। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो घोषणा हो जाती है, वो घोषणा यहाँ पे है कि वो इस घोषणा के बाद सब कुछ जो चीजें जो कॉज हैं उसके, वो कॉज भी इसके साथ मिल जाते हैं 8 अगस्त 1942 को, जिस वजह से इस क्रांति को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको अगस्त क्रांति भी कह देते हैं, वही चीज यहाँ पे चलती है। तो ये 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की घोषणा हो जाती है, और इस घोषणा के बाद ये व्यवस्था बदलती है। तीसरी चीज आप इसके अंदर देखेंगे, नो फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिसेस। कोई भी अपने जो प्रॉमिस हैं, जो वादे किए गए थे, जो सरकार कह रही थी कि हम सब चीजें बदलेंगे, वो वादे भी नहीं पूरे किए जाते हैं, जिस वजह से लोग उनके विरुद्ध एकत्र हो जाते हैं, लामबद्ध हो जाते हैं। तो ये जो चीज कारण हम बार बार इसके अंदर देख रहे हैं, वही कारण यहाँ देखने को मिलते हैं कि कैसे चीजों में परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन यहाँ आपके सामने आएगा। फिर आपके पास चीज आती है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय वार,
वॉर के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि खाने की जो चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, वो महँगी हो जाती है। कुछ लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं और अंग्रेज़ का एटीट्यूड बहुत विरुद्ध हो रहा है, आम जन के खिलाफ हो रहा है। वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या वो चीज़ भी एक उसके आंदोलन के स्टार्ट होने का एक कारण माना जाता है। यहाँ मैं आपको ये एक दिखाने का प्रयास करूँगा कि जब 8 अगस्त 1942 को घोषणा होती है, उस घोषणा की चीज़ है कि किस तरीके से वो आंदोलन बढ़ रहा है, ये मैंने कोशिश की है कि अगर ये चल जाता है, तो किस तरीके से वो जो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का सेशन हो रहा है और उस सेशन के अंदर ये चीज़ चल रही है। तो संभवतः हो जाए तो मैं आपको इस पिक्चर को दिखाने की कोशिश में हूँ कि ये पिक्चर आपको आ जाए, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जब गांधी जी इसकी घोषणा करते हैं, प्रस्ताव पास होता है 8 अगस्त 42 को, वो एक मैंने कोशिश की थी इसके लिए। लेकिन विद्यार्थियों, हो सकता है कि ये वीडियो इसके अंदर नहीं चल रहा है, अदरवाइज़ एक पिक्चर डाउनलोड करके मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से लामबंद होके जैसे ही घोषणा होती है, सारे के सारे लोग और कांग्रेस के लोग वो सड़कों पर उतर जाते हैं नेक्स्ट डे ही कि हम आगे चलेंगे। लेकिन वो किन्हीं टेक्निकल कारणों से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट है। ओपन रिवोल्ट हो जाता है, खुला विद्रोह हो जाता है सरकार के खिलाफ जैसे ही घोषणा होती है। रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपनी सख्ताई लगा के, अपनी सारा साम-दाम दंड-भेद लगा के उस आंदोलन को दबाने के लिए आगे खड़ी हो जाती हैं और अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। अंडरग्राउंड जाके जो हमारे क्रांतिकारी हैं, वो अंडरग्राउंड इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में गांधी जी का फास्ट हो जाता है और गांधी जी के फास्ट के बाद ये आंदोलन और मुड़ जाता है। गांधी जी को पकड़ लिया जाता है, तो जब गांधी जी फास्ट कर लेते हैं, तो सारे देश के अंदर ये हड़ताल होती है, लोग ज्ञापन देने शुरू कर जाते हैं, लामबद्ध हो जाते हैं। तो इससे एक आंदोलन को नया मोड़ मिलता है कि गांधी जी के साथ कितनी पब्लिक है और वो सारी की सारी चीजें ऐसे हो जाती है कि पूरा देश आंदोलन में हो जाता है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द मूवमेंट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट उसके विरुद्ध में जा रही है और वो सारे के सारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। फिर हमारे पास आता है कि आंदोलन के फेल होने के क्या कारण थे। तो विद्यार्थियों, आंदोलन, हालांकि आप कह सकते हैं कि आंदोलन फेल हुआ, कि हम पूर्ण रूप से लक्ष्य नहीं कर पाए, लेकिन ये यही आंदोलन था जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के चला गया। तो आंदोलन असफल नहीं हुआ था। जैसे आप ये कहेंगे कि जो असहयोग आंदोलन था वो भी असफल नहीं हुआ था, हमें चीजें मिली थी, लेकिन अगर ये आंदोलन होता तो अंग्रेज को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, अगर ये आंदोलन असफल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से आरंभ हुआ था उससे हम मान सकते हैं कि असफल हुआ। इसमें क्या था, एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मूवमेंट था उसका ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, एक सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई थी इसकी। जो गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग थे, जो अपर क्लास के जो लोग थे, वो सरकार के ही साथ रहे जैसे 1857 में रहे थे। और ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द कांग्रेस, जो गवर्नमेंट ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको बहुत ही निर्दयता से उनको दबाया, उनके ऊपर अत्याचार किए। और इसकी महत्ता क्या है विद्यार्थियों हमारे लिए इस आंदोलन की, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस आंदोलन को, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम आंदोलन था। और ब्रिटिश डिसीजन क्विट इंडिया, ब्रिटिश ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद भारत की जो प्रॉब्लम थी उसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया था। और ये आंदोलन जो था एक कंट्री वाइड एंड पावरफुल मूवमेंट था, पूरे देश के अंदर चला था और बहुत शक्तिशाली आंदोलन था और लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जब गांधी जी अनशन करते हैं, जेल के अंदर ही खाना छोड़ देते हैं, तो सारे लोग एकत्र हो जाते हैं, तो एक लार्ज स्केल का पार्टिसिपेशन था लोगों का। ये हमारा आंदोलन था। तो यही हमने चीजें देखी इसको, ये हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो शुरू में कैसा था और उसके बाद कैसे कैसे स्टेप्स लिए गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन था और इसी आंदोलन के कारण जो लास्ट में अंग्रेज भारत छोड़कर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।